फाइनेंशियली अगर आप बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, मेरे साथ में मेरे बैचमेट्स हैं, उसके अलावा बहुत लोगों को मैंने देखा है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बट बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो लोग वो तैयारी कैसे करते हैं, उनका वो मोटिवेशन कितना बड़ा है कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और इस जॉब में जाना है। एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपको ये जॉब जॉइन करना है और आपको उसके थ्रू जो है काम करने का जो मौका मिलेगा, वो कितना बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हेलो, मेरा नाम कपिल मीना है। मैं आईएएस 2010 बैच का ऑफिसर हूँ। करंटली मेरी पोस्टिंग है एज़ डिप्टी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन डेपुटेशन। और मेरी जो जर्नी रही फॉर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, दैट इज़ इन इटसेल्फ इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले से ऐसा मेरा प्लान नहीं था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँगा किसी दिन। और आफ्टर माई स्कूलिंग इन कॉलेज आई वाज इन उत्तराखंड। बेसिकली आई एम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, बीएससी एग्रीकल्चर। एंड जब कॉलेज में हम लोग थे तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते मतलब देयर वर सो मेनी करियर ऑप्शंस कि हमें ये करना है या ये करना है। सो एज इट हैपन्स इन कॉलेज, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि इस फील्ड में जाना है या दूसरी चीज़ करनी है। आईएएस का एक ड्रीम था पहले से कि एक बार कोशिश करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, बट आई वाज नॉट श्योर। उसके साथ में जब मैं फोर्थ ईयर में वहाँ कॉलेज में लास्ट में था, तो कैंपस प्लेसमेंट्स हुए हमारे, और एग्रीकल्चर में मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत कम होते हैं। तो उस कैंपस प्लेसमेंट में आई गॉट अ जॉब ऑल्सो, एंड दैट वाज अगेन अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद आपको एक कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिला। उसके साथ में एमबीए, हमारे साथ के जो दोस्त थे वो सब एमबीए की तैयारी करते थे, तो वो भी कभी-कभी लगता था कि क्या एमबीए की तैयारी करें, उसमें चले जाएँ। जॉब ऑलरेडी हाथ में था। उसके अलावा अपने ही एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी रिसर्च में जाने का वो भी एक ऑप्शन था। कभी-कभी वो भी लगता था कि वो भी चीज़ जो है इंटरेस्टिंग है, इसको भी कर सकते हैं। तो आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, एंड मैंने पेरेंट्स को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मतलब व्हाटएवर यू वांट आप उसको करो एंड वी आर विद यू। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया उस टाइम पे, एंड आई फील कि वो सबसे बड़ा लाइफ का रिस्क मेरा वही था, और उससे उससे ही ये सब मुझे मिला भी। क्योंकि मैंने फोर्थ ईयर जब मेरा एंड हो रहा था, तब तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी मुझे करना क्या है। तो डिसाइड किया, एक होता है कि आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो, उसके बाद में आप बिना ज़्यादा सोचे हुए एक चीज़ डिसाइड करते हो कि चलो यार ठीक है, लेट्स टेक द रिस्क एंड लेट्स गो। तो मैंने उस तरह का एक डिसीजन लिया था जब मेरा फोर्थ ईयर एंड हो रहा था कॉलेज में। तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाता हूँ, तैयारी करता हूँ अपना, उसके बाद में देखी जाएगी। सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट देयर इज़ नो रिग्रेट कि आपने उस चीज़ को कभी परस्यू नहीं किया, क्योंकि आपकी इच्छा थी। तो मैंने ना वो जॉब जॉइन किया जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा, उसके साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया था, उसको जॉइन नहीं किया। उसके साथ में और ऑप्शंस को भी छोड़ा और एक रिस्क ली, क्योंकि आप सारी चीज़ें छोड़ के अगर सीधे दिल्ली चले जाते हो यूपीएससी की तैयारी करने, तो इन इटसेल्फ एक बड़ी रिस्क होती है। और बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं वो भी आपको सोचना होता है। लेकिन मैंने रिस्क ली, और 2007 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद में, आई थिंक इट वाज जुलाई 2007, आई वेंट टू दिल्ली। और उसके बाद में वहाँ पे कोचिंग करी। कोचिंग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 मंथ्स एक बेसिक कोचिंग करी, और उसके बाद में फिर तैयारी करी वहाँ पे। इनफैक्ट उसके बाद में मैं घर चला गया, क्योंकि मुझे दिल्ली में ऐसा लगता था कि यार ना यहाँ ना तो ढंग का खाना मिलता है। फर्स्ट टाइम ऐसे वहाँ पे रह रहे थे, और दिल्ली में जब तैयारी करते हैं तो देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो मेनी प्रॉब्लम्स यू फेस। तो मैंने काफ़ी टाइम अपने घर पे कोटा में भी तैयारी करी है, विच इज़ लाइक पीपल यूज़ टू फील कि आप कोटा में कैसे तैयारी करोगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो आईएएस की कोई कोचिंग है, ना वहाँ आपको मटेरियल मिलेगा। इनफैक्ट मुझे याद है कि उस टाइम पे जब मैं घर पे चला गया, घर पे रहता था, तो न्यूज़पेपर्स भी हमें वहाँ नहीं मिलते थे। मतलब यू वोंट फाइंड द हिंदू न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, वो आपको कोटा में 2 दिन बाद में मिलेगा या कई बार नहीं मिलेगा, इस तरह की सिचुएशन। बट दिल्ली से सारा मटेरियल लिया, अपनी कोचिंग कंप्लीट करी। उसके बाद में मैंने काफ़ी टाइम कोटा में भी निकाला। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2008 में। 2008 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस की तैयारी करी। मेंस का मेरा सेंटर भी मैंने राजस्थान में ही भरा था उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जयपुर से मैंने वो अटेम्प्ट दिया।
और पूरा एफ़र्ट अपना किया। मुझे पता था अब मेंस का कॉल आ गया वही बड़ी बात है, बट ये है कि मेंस का एग्ज़ाम अच्छे से देना है क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट तो उसके लिए अपनी तैयारी हो रही है। तो मेंस का एग्ज़ाम दिया जयपुर से, जितनी तैयारी थी उस हिसाब से जो है ठीक-ठाक पेपर्स हुए। उसके बाद में आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंटरव्यू का कॉल आएगा मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं अगेन आई केम बैक टू दिल्ली, मतलब मेंस एग्ज़ाम दे के जयपुर में आई केम बैक टू दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट 2009 सेकंड अटेम्प्ट। तैयारी करना शुरू किया, सरप्राइजिंगली इंटरव्यू कॉल भी आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो बड़ा एक मतलब हैप्पी फीलिंग भी थी और एक वो भी था सरप्राइजिंग कि मेंस क्वालिफाई हो गया। तो फिर इंटरव्यू की तैयारी करी, मॉक इंटरव्यूज़ किए, अब देना है इंटरव्यू तो उसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की तैयारी भी चल रही है और इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है। मुझे अच्छे से पता था कि मैं अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट जो हम लोग करते हैं वो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि मेरा सेल्फ असेसमेंट बड़ा अच्छा होता था। तो आपके कितने मार्क्स आएँगे या आपने कैसा परफ़ॉर्म किया है, एवरीवन नोज़, सबको पता होता है कि मैंने किया क्या है एग्ज़ाम में। तो वो मेरा असेसमेंट हमेशा जो है कुछ लोग होते हैं बड़ा स्ट्रिक्ट असेसमेंट करते हैं खुद का। तो मेरा एक स्ट्रिक्ट असेसमेंट होता था कि इससे कम तो आएँगे ही नहीं मार्क्स, वो हमें पता होता है और वो हर आदमी को पता होता है। हम लोग उसको जो है मानते नहीं हैं या जो भी है। बट मेरा असेसमेंट जो था वो हमेशा करेक्ट होता था, मतलब लकीली। और मुझे ये पता था कि मेंस के एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई हो गए, इंटरव्यू का कॉल आ गया। लेकिन वो बिल्कुल कट ऑफ पे ही है क्योंकि तैयारी उतनी थी नहीं कि आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू विल गेट सेलेक्टेड और समथिंग। तो कट ऑफ पे है, अब प्रेशर ये है कि इंटरव्यू में फिर अच्छा करना है। मैक्सिमम नंबर मार्क्स आएँ तब जाके आप यू कैन एक्सपेक्ट कि सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और वो हुआ भी नहीं। बट आई गेव इंटरव्यू में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मेंस में मार्क्स ऑब्वियसली कट ऑफ के आसपास थे बिकॉज़ हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। बट ये था कि मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा लकीली, मतलब लक फैक्टर भी होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस मतलब मैंने उस टाइम पे देखी और तीनों फेस करी। तो दैट वाज़ अ बिग थिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आई न्यू मुझे अपने असेसमेंट में आपका अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी कहाँ पे क्या वीकनेसेस रह गई हैं इन द एग्ज़ाम। तो मैंने वो असेसमेंट जब किया तो मुझे पता था कि क्योंकि मेरी तैयारी उतनी डेप्थ में नहीं थी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बस चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करना है, इन द सेंस कि आप जब तैयारी करते हो तो पढ़ना कितना है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन पढ़ने के साथ-साथ आपको चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करनी पड़ती है, देन ओनली आपको चीज़ें याद होती हैं और फिर आप उसके नोट्स बनाते हो, उन चीज़ों को आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया उसमें मैंने फ़ोकस किया कि मुझे पढ़ना तो है लेकिन मुझे बहुत ही एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक शेड्यूल ऐसा बनाना है कि मेरी चीज़ें रिविज़न बहुत अच्छा हो, चीज़ें मेरी रिवाइज़ हों। प्लस मुझे उस टाइम पे सेकंड अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज़ का लगा कि आई शुड डू टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ से क्या है कि आपका एक शेड्यूल हमेशा बना रहेगा, आप वीकली टेस्ट दे रहे हो तो उस पूरे वीक में आप फ़ोकस कर रहे हो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपके सब्जेक्ट्स में, और आपकी परफॉर्मेंस निकल रही है तो आपको पता चल रहा है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। आंसर राइटिंग स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मेंस के एग्ज़ाम में। सो आंसर राइटिंग स्किल्स आपको टेस्ट सीरीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे आंसर राइटिंग स्किल्स अपनी डेवलप हुई। एंड राइटिंग से लेके हाउ टू राइट एन आंसर, उस वर्ड लिमिट में आप बेस्ट आंसर क्या लिख सकते हो, उस चीज़ के ऊपर मुझे टेस्ट सीरीज़ से बहुत हेल्प हुई। तो मैंने कोचिंग सिर्फ एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले क्लासरूम कोचिंग करी जो कि 4-5 मंथ्स की थी। बट उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज़ करी दिल्ली में ही रह के। और मेरे सब्जेक्ट्स जो थे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था, सेकंड सब्जेक्ट वाज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगेन इज़ सेड टू बी टफ सब्जेक्ट क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है। बट क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट था तो मैंने सोचा था कि मैं एग्रीकल्चर को अपना एक ऑप्शनल रखूँगा। तो एग्रीकल्चर की भी टेस्ट सीरीज़, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज़ और जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़, तीनों की टेस्ट सीरीज़ करी। और टेस्ट सीरीज़ में मतलब रिलीजियसली वो शेड्यूल अपना बना के फॉलो किया कि चीज़ों को रिवाइज़ करना है। आप डेली जो शेड्यूल बनाते हैं, अब कितने घंटे आप पढ़ते हैं वो एक मतलब वो दैट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं बताऊँ कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, आई थिंक ऑन एन एवरेज 10 टू 11 आवर्स का वो एक एवरेज आता था कि 10 से 11 घंटे पढ़ लेते थे। कभी-कभी हम 12-13 घंटे भी पढ़ते थे। कभी हम 8 या 9 घंटे तक ही पढ़ पाते। बट ऑन एन एवरेज जो है 10 से 11 घंटे की
मतलब मैं ट्राई करता था कि 10 से 11 घंटे मेरे निकलने चाहिए उस पढ़ाई में। लेकिन पहले जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पढ़ाई करी तो उस टाइम पे हमसे पढ़ रहे थे। मतलब आप उसको एक इंटरेस्ट आता है, आपको एक बुक आप पढ़ने लगते हो तो आप उसको पढ़ते जाते हो। आप पूरी की पूरी बुक भी कवर कर देते हो। मेरे साथ कई बार ये होता था कि एनसीईआरटी की बुक अगर उठा ली तो पूरी की पूरी किताब ही पढ़ दी एक स्ट्रेच में, क्योंकि इतना मज़ा आता था उसको पढ़ने में। तो मुझे जो लगता है वो आपको तैयारी में एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपको इंटरेस्ट होना उस कंटेंट में, जो सब्जेक्ट है आपका उसमें। तो मुझे जनरल स्टडीज़ जैसे बहुत अपना वास्ट एक सब्जेक्ट है और इतने सारे कंपोनेंट हैं उसमें, बट मुझे जनरल स्टडीज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कितना मज़ा आ रहा है ये चीज़, मतलब ये पता लगने से या करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ने से। तो वो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, एक चीज़ मुझे लगता है कि उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। सेकंड थिंग है कि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद में आपका रिविज़न कितना अच्छा हो रहा है। मतलब यू रीड फॉर 2 डेज़, 3 डेज़, उसके बाद में आपका वीक में 2 बार ये फ़ेज़ आना चाहिए कि आपने रिविज़न किया उसका सबका। अदरवाइज़ वो जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में रहता नहीं है, वो सब उड़ जाता है, चला जाता है। तो रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के एग्ज़ाम के लिए आंसर राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, जो मेरी इम्प्रूव हुई जब मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह करी, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप एग्ज़ाम में उस कम टाइम में आप कितना अच्छा जो है आंसर्स, मतलब कितनी जल्दी आप लिख पाते हो और आपका कुछ पोर्शन वहाँ पे छूटे नहीं, आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें विद प्रैक्टिस ओनली यू गेट इट। और मैंने ये सोचा था कि ये सेकंड अटेम्प्ट जो मेरा है दैट शुड बी माय फाइनल अटेम्प्ट। मतलब जितना कर सकते हो 100% आपको जिस स्टेज पे ये लगे कि आप इससे ज़्यादा कभी कर ही नहीं सकते, मुझे वो स्टेज चाहिए थी और मैंने वही किया। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ऐसी तैयारी करी कि उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। और उस टाइम पे जब मैंने दिया, मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट उस टाइम मुझे लगता था कि यार इससे ज़्यादा हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, जितनी कर सकते थे उतनी हम करके इस बार देंगे और बेस्ट जो है मतलब रिज़ल्ट उसका फिर आना चाहिए। तो सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स अच्छा हुआ। ऑब्वियसली प्रीलिम्स तो एक बार क्वालिफाई हो जाता है तो इट बिकम्स ईजी, हर बार आपका निकल ही जाता है। प्रीलिम्स हुआ, मेंस में बहुत अच्छे से तैयारी करी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये लगती थी कि इंटरव्यू जो है वो हमेशा एक बहुत डाइसी थिंग है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आएँगे आपको कभी आप श्योरिटी से बोल नहीं सकते। तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 150 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 300। हमारे टाइम में उस टाइम 300 का इंटरव्यू होता था, अभी इट इज़ 275 मार्क्स। तो 150 मार्क्स उसमें मिले थे। और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे ये था कि इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स मिले, मेंस का जो पेपर है, मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसमें मेरा बेस्ट मुझे देना है। तो मेंस का मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। पेपर बहुत ट्रिकी आया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम से, 2009 के एग्ज़ाम से थोड़ा फिर पैटर्न चेंज होने लग गया था। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर भी बड़ा टफ़ था, लेकिन अपना जितना बेस्ट कर सकते थे किया। इंटरव्यू के लिए पता था मुझे कि इंटरव्यू की कॉल आएगी, लेकिन मेंस में मार्क्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था। इंटरव्यू में अगेन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट का इंटरव्यू दिया 2010 के स्टार्टिंग में, उस टाइम पे इंटरव्यू की फिर वापस से बहुत तैयारी करी, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उस पे फोकस किया कि बेस्ट अपना बेस्ट देना है इस इंटरव्यू में। बट अगेन इंटरव्यू में मुझे कम ही मार्क्स मिले थे सेकंड अटेम्प्ट में। जब मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन मुझे, मतलब मेरा जो सेल्फ असेसमेंट था उसमें ये था कि सिलेक्शन तो मेरा होना चाहिए। मुझे लगता था कि सिलेक्शन होगा, बट कौन सी रैंक आएगी, कितना होगा, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आएँगे, यू नेवर नो। तो इंटरव्यू में मार्क्स आए कम और मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे बहुत। मतलब इट वाज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन मेंस। इंटरव्यू में मेरे अगेन 150 मार्क्स थे, तो मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे सेम मार्क्स थे 150। डिफरेंट बोर्ड, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेटअप, बट द मार्क्स वर सेम। और परफॉर्मेंस भी बहुत डिफरेंट थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इंटरव्यू में मुझे खुद ही लगा था कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लगा था मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। बट यू नेवर नो कि सामने आपका जो असेसमेंट हो रहा है वो किस तरह से वो देख रहे हैं और वो कैसे मार्क्स आपको देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे असेस वो कर रहे हैं। तो बट मेंस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, सिलेक्शन हुआ, रैंक भी अच्छी आई। और जब रिज़ल्ट आया तो इट वाज़, मतलब ऑब्वियसली वो तो आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है। जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके बाद आपको अगले 3-4 दिन तक नींद नहीं आती है और इतने खुश होते हैं, पेरेंट्स से लेके सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स, मीडिया वीडिया आपके पास में आने लग जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में आपके फ़ोटो वोटो, वो सब मेरे साथ हुआ। मतलब इंटरव्यू लिए सारे जितने लीडिंग न्यूज़पेपर्स, कोटा जो मेरा होम टाउन है उसमें थे उनके, और नेक्स्ट डे सारे फ़ोटोग्राफ्स थे, इंटरव्यू थे।
बहुत सारे और लोगों ने बाद में अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए, कई सारे लोगों को इंटरव्यू मैंने दिया भी नहीं। बट वो जो आपकी फीलिंग होती है वो मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट इज़ द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ, और वो अचीवमेंट के आगे और कोई अचीवमेंट होता नहीं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो हम तैयारी करते हैं और जो सिलेक्शन होता है, उसमें जो मुझे लगता है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, आप टॉपर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और या फिर वाइस वर्सा कि अगर आप एकेडमिकली बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं थे, तो आपको लगेगा कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद का भी अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं हमेशा 70 टू 75% मतलब वेदर इन स्कूल, कॉलेज, सब टाइम 70 टू 75% वाला ही स्टूडेंट था, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी मिडिल रेंज, मतलब एवरेज स्टूडेंट, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, नॉट द टॉपर। मैं कभी टॉपर था नहीं। तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियली अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मेरे साथ में मेरे बैचमेट्स हैं, उसके अलावा बहुत लोगों को मैंने देखा है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो लोग वो तैयारी कैसे करते हैं, उनका वो मोटिवेशन कितना बड़ा है कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और इस जॉब में जाना है। एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपको ये जॉब जॉइन करना है और आपको उसके थ्रू जो है काम करने का जो मौका मिलेगा, वो कितना बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियली आप कैसे हैं, एकेडमिकली आप कैसे हैं, या और चीज़ें रिसोर्सेज आपके पास में है या नहीं, दैट डज़न्ट मैटर मच। हर तरह के आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में वीक थे, बट दे हैड दैट मोटिवेशन टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट और बीइंग एन स्टूडेंट टू बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।